गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 4 की। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। चैप्टर 4 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नेम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताना चाहूंगा कि टर्म क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन वर्ड हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाया था तो उसको भी हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बट क्योंकि हमारे साथ कुछ ह्यूमैनिटीज के और कुछ साइंस साइड के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स होता है, उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा क्लासिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ना चाहिए क्लासिफिकेशन की, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स according to their common characteristics. Now what is classification? Classification क्या होता है? जो भी हमारे पास given data होता है स्टूडेंट्स, हम उसको इस तरह से अरेंज करते हैं, एक जगह पर, मतलब बहुत सारी जगह बनाते हैं, बहुत सारे डाटा है, उसमें से हम एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा को एक जगह पे, फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी जगह पे, वो सब सेम होते हैं, होमोजेनियस होता है आपस में, और तीसरे को तीसरी जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमारे मास डाटा को उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट जगह पर प्लेस कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब लेट से मैं जैसे एक स्कूल में पढ़ाता हूं, तो स्कूल में जब मैं एंटर करता हूं क्लासरूम में, तो मैं क्या करता हूं, बच्चे में एक सो के बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि सारे बॉयज एक तरफ हो जाए और सारी गर्ल्स एक तरफ हो जाए, सारे बॉयज एक तरफ हो जाए और सारी गर्ल्स एक तरफ हो जाए। तो यस, दिस इज अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। या फिर मैं कहता हूं कि जो हमारा लास्ट यूटी हुआ था, उसमें जिसके मार्क्स 50% से कम आए थे वो सारे फ्रंट बेंच पर आ जाए, और जिनके 50% से ज्यादा थे उनके पीछे बैठ जाए। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक पर्पस होता है, लेटर हम वो भी बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करता है, ना ही क्लासिफिकेशन है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग हो गया। अब आगे बात करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन हमारा 1 to 2 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। 1 से 2 नंबर का इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर बनता है वो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। वो क्या क्वेश्चन बनता है हमारा 3 to 4 मार्क्स का? What are the various objectives of classification? देखिए, जब भी हम कुछ एक्शन करते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, तो हमारा उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ हमारा गोल होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो यस, क्लासिफिकेशन भी हम क्यों कर रहे हैं बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन करने में क्लासिफिकेशन हमको हेल्प करता है। जब हम गिवन डेटा को 2, 3, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमको इजिली कंपैरिजन कर पाएंगे। रेदर देन अगर पूरा डेटा गिवन होगा कि आप कंपैरिजन करो, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम उनको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, देन ग्रुप वाइज उनका कंपैरिजन होगा। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन हमको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। नंबर सेकेंड, टू स्टडी द रिलेशनशिप। हम क्लासिफिकेशन की हेल्प से डिफरेंट रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। मैं इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। लेट से हमने एक जगह पे लोगों की इनकम के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया। वो क्लासिफिकेशन कैसी थी? लेस देन 10,000 to 30,000 per month, 30,000 to 50,000 and 50,000 and above. तो देयर आर 4 ग्रुप्स। किसी भी एक में ब्लॉक में गया और वहां पे मैंने 4 ग्रुप्स के हिसाब से लोगों की इनकम के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, 0 to 10,000, 10,000 to 30,000, 30 to 50 and 50 and above, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किया, और उसमें मैंने एक काम और कर लिया। और इसके साथ में एड ऑन काम क्या कर लिया, मैंने उन लोग की एजुकेशन भी पूछ ली। तो यहां पर मैं एक रिलेशनशिप स्टडी कर पाया। वो रिलेशनशिप क्या स्टडी कर पाया? जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि सबका,
एक एवरेज बेसिस पे जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, वो लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे, और जो ज्यादा जिनका जो एजुकेशन जो था वो ज्यादा था, वो हार्ड मतलब बहुत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक उन्होंने स्टडीज की थी, तो उनका जो इनकम लेवल था वो ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप बन गया बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम अर्न, एक रिलेशनशिप बन गया बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम अर्न। तो ऐसे आप कितने ही रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो जब आप क्लासिफिकेशन कर लोगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का, टू स्टडी द रिलेशनशिप, टू सिंप्लीफाई द मास डाटा। आप मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मास डाटा यानी बहुत फैला हुआ जो डाटा था, वो बहुत बड़ा डाटा था, उसको आप अगर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली वो डाटा जो हमको बहुत सिंपल लगने लगेगा। उतना सिंपल नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट जितना मास डाटा जितना कॉम्प्लेक्स था, जितना कंफ्यूजिंग था, वो नहीं होगा। तो डाटा को सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था, टू सिंप्लीफाई दी मास डाटा। नंबर फोर्थ, टू प्रिपेयर डेटा फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं। टेबुलेशन के लिए डेटा का अरेंज होना बहुत जरूरी है। वो क्लासिफाइड डेटा होगा तो ही हम टेबुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम टेबुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट क्लासिफिकेशन टेबुलेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी आप टेबल्स नहीं बना सकते हो। नंबर फिफ्थ इज टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। अगेन से वही बात करूंगा, मास डाटा, फैला हुआ डाटा होगा, बहुत बड़ा डाटा होगा, तो एक मेंटल पिक्चर क्रिएट नहीं हो सकती है। अदरवाइज अगर आपका डेटा एक कंडेंस डाटा होगा जो अलग अलग तरीके से ग्रुप वाइज या सीक्वेंसेस वाइज उसको हमने क्लासिफाई किया होगा, तो हम उसके रिगार्डिंग एक मेंटल पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम उसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये डेटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि डाटा बहुत ज्यादा फैला होगा तो हम शायद वो चीज जज नहीं कर पाएंगे। तो नंबर फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो है टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर ऑफ डेटा। एंड लास्ट वन इज टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी में बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटा को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं। जब ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हम वही जज कर पाएंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स में जो डेटा है उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितनी डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमने डेटा को प्रॉपर वे से क्लासिफाई किया होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप इसमें एक एक दो लाइंस अपनी तरफ से ऐड करके जो है आप बता सकते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा गिवन डेटा होता है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना या सीक्वेंसेस में डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स तक का बन जाएगा हमारा, और जिसमें डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंड अदर क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्विजिट ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपको गुड क्लासिफिकेशन करना है तो वो क्या क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, सो दैट आप जो है वो क्लासिफिकेशन के पर्पस को फुलफिल कर पाए। तो रिक्विजिट ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सुटेबिलिटी भी जिसको हम बोलते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव के वजह से आप क्लासिफिकेशन करें कि मेरे को क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए। लेट्स से मैं एक किसी भी एक एरिया में गया और मैंने वहां पे क्लासिफिकेशन किया, वही इनकम मेरे को फाइंड आउट करनी थी कि कितने परसेंट लोग कितने इनकम लेवल तक अर्न करते हैं। अब इनकम तक तो ठीक था, अब मैंने सीधे जाते उनसे क्वेश्चन पूछ लिया अबाउट देयर मैरिटल स्टेटस। एक्चुअली देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देयर मैरिटल स्टेटस एंड इनकम। मैं पूछ रहा हूँ आप मैरिड है या अनमैरिड है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, आप एज से इनकम की जजमेंट नहीं कर सकते हो। आप कहो कि जी जो मैरिड होगा उसकी एज ज्यादा होगी इसलिए उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप इनकम के रिगार्डिंग जो है क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं और क्वेश्चन जो है आप जो है या डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो ग्रुप बना रहे हैं मैरिड और अनमैरिड का बना रहे हैं, तो सेंसलेस है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। दैट सुटेबल मीन्स इट शुड बी मैच्ड विद योर ऑब्जेक्टिव। वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है डाटा को क्लासिफाई करने का, उससे मैच करना चाहिए। तो ये पहला रिक्विजिट या पहली रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की। नंबर सेकंड इज अनएम्बिग्यूअस। एक वर्ड है एम्बिग्यूअस।
ज्यादा सुनने को मिलता नहीं है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजन। आपने क्लासिफिकेशन किया और उस क्लासिफिकेशन आपके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, तो फायदा नहीं होगा क्लासिफिकेशन का। तो योर क्लासिफाइड डेटा शुड बी अनएम्बिग्यूअस, यानी कंफ्यूजन से दूर होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन क्लासिफिकेशन किया और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये डाटा मेरे को यहां प्लेस करना है, ये डाटा यहां प्लेस करना है। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, यहां स्पेस है, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आपने लिख दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30। हमको पता है कि हमको कौन सा मार्क्स कहां प्लेस करना है, ठीक है। बट जो नया जिसने स्टैट्स पहली बार पढ़ा होगा, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 है, तो वो सोचेगा इस बच्चे के मार्क्स अगर 10 है तो मैं यहां प्लेस करूं या यहां प्लेस करूं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये डाटा शुड बी लाइक, अगर कोई पहली बार स्टैटिस्टिक्स देख रहा है तो आपके डाटा इस तरह से, दैट मीन्स देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो मार्क्स के हिसाब से आराम से प्लेस कर पाएगा कि इस बच्चे को मेरे को किस क्लास इंटरवल में डालना है। किसी के मार्क्स 10 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9 है तो वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो डेटा शुड बी या क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिग्यूअस, वो कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। नंबर 3, एग्जॉस्टिवनेस। इसका मतलब होता है कंप्लीट। जब आप क्लासिफिकेशन करो तो योर क्लासिफिकेशन शुड बी कंप्लीट, सारे डेटा को कवर किया हो। अब ऐसा ना हो कि बहुत मैथ्स डेटा था, 500 लोगों के डेटा आपके पास थे, आपने ग्रुप्स बनाए और उसमें आपने सिर्फ 300 लोगों को कवर किया, 200% को आपने उसके अंदर छोड़ ही दिया। नहीं, डेटा जो है वो कंप्लीट डेटा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन जब की जाए तो सारे डेटा को इंक्लूड करके क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 4 इज फ्लेक्सिबल। जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को आप एक जगह पे प्लेस करते हैं, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो एक टाइम प्रोसेस होता है, आपको 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। अगर इन बिटवीन कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो आप उस डाटा को उठा के किसी और ग्रुप में भी प्लेस कर पाए, ऐसा होना चाहिए। मैंने क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट होने में 10 दिन लग गए, ठीक है। मैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस कर रहा था बेस्ड ऑन एज कि इन्फेंट एज में बेसिकली मैं कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को उनके वैक्सीनेशन का कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करना था। तो मैंने बच्चों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो 10 दिन अगर लग गए तो वो 1 महीने वाला बच्चा जो है, जो अभी शायद अभी 28 डेज का था, वो पहले एक ग्रुप में आ रहा था 1 मंथ वाले, विद इन 10 डेज जो है वो 2 मंथ्स वाले ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि वो 2 मंथ्स मतलब 1 मंथ प्लस में वाले ग्रुप में आ जाएगा, 1 to 2 मंथ्स वाले ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो एज ग्रुप बनाया वो 0 to 1 मंथ, 1 to 2 मंथ्स इस तरह से बनाया हुआ है। तो अगर मेरे को क्लासिफिकेशन प्रोसेस पर टाइम लग रहा है तो वो डेटा इस तरह से कि उसको इजिली एक ग्रुप से उठा के दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर किया जा सके। तो डेटा शुड बी फ्लेक्सिबल। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डेटा शुड बी म्यूचुअली exclusive. That means there is no overlapping. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरलैपिंग होना। मैं एक बताता हूं क्या है एग्जाम्पल से। लेट्स से मैंने कहा कि मैं ग्रुप्स बना रहा हूं, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा कि जिनका रोल नंबर 1 to 20 है या 1 to 25 है वो पहले ग्रुप में आ जाए, जिनका रोल नंबर 26 to 50 है वो दूसरे ग्रुप में आ जाए, और एक ग्रुप और बना दिया, जिनका रोल नंबर इवन है वो एक थर्ड ग्रुप में आ जाए, जो इवन नंबर वाले हैं वो एक थर्ड ग्रुप में आ गए। हो गई ओवरलैपिंग। मतलब एक ही बच्चा 2 अलग अलग ग्रुप्स में आ जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग है। इस तरह का नहीं हो जाए। कैसे? अब जिस बच्चे का रोल नंबर 2 होगा वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, जिसका 4 होगा उसके साथ भी यही प्रॉब्लम, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, जिसका 26 होगा वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप क्लासिफिकेशन करें तो डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अगर वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो वो दूसरे ग्रुप में ना जाए। कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं नो ओवरलैपिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होमोजेनिटी। डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। जब आप एक ग्रुप बनाएं
तो ग्रुप ऐसा बनाए कि ग्रुप के अंदर जो डेटा है वो सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो सिमिलर हो, उनमें डिसिमिलरिटीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, मतलब जैसे आपने एक ग्रुप बनाया जिसमें आपने एज डाली, एज का जैसे आपने एक ग्रुप बनाया 0 to 15 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स, 25 to 35 एंड सो ऑन। तो अब एक बच्चा जो है, अगर मैंने 15 to 25, एक उसमें 24 साल का भी होगा और एक 16 साल का भी होगा, ठीक है। आप कहोगे सर उसमें तो 8 साल का डिफरेंस आ गया है, तो ये वो एक ग्रुप को, क्योंकि मैंने ग्रुप ही ऐसा बनाया है, तो डेटा जो है उसी ग्रुप में सिमिलर नेचर के होने चाहिए, उनका नेचर बहुत डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके रिक्विजिट्स हैं ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। और सेम क्वेश्चन ये भी 3 to 4 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने बात की है आपसे 3 अलग अलग क्वेश्चन की, जिसमें क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए वो, और क्लासिफिकेशन के लिए क्या गुड क्लासिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या रिक्विजिट्स होना चाहिए वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पक्का पूछे जा सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। थैंक यू।